ओम। मित्रों, आशा करता हूं आप सब कुशल होंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारियां आपको पुनः स्मरण कराना चाहूंगा। यदि आप विषय को ठीक से समझना चाहते हैं तो हमारे प्रत्येक वीडियो को क्रम से देखें। यदि बीच में कोई वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कोई बातें आपको पूरी समझ में ना आए या शंकाएं हों। यदि आपके मन में प्रश्न आए तो हमें कमेंट करके बताते रहें। हम अपने वीडियोस में प्रश्नों को कवर करते रहेंगे और कमेंट में भी उत्तर करने का प्रयास करेंगे। यदि फिर भी मन में शंका रह जाए तो हमारे पास अनेक रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारे पास वैदिकफिजिक्स.org वेबसाइट है। आचार्य जी की लिखी हुई अनेक पुस्तकें हैं। वैदिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर अनेक वीडियोस हैं। वैदिक फिजिक्स चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट वेद विज्ञान आलोक की कक्षाओं पर आधारित है। इस प्लेलिस्ट में वेद विज्ञान आलोक की पूरी पूर्व पीठिका को कवर किया गया है। इसी चैनल पर शंका समाधान के लिए आपको एक और प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मित्रों, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही आचार्य जी ने अपनी ग्रंथों और पुस्तकों को निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ये आपको वैदिकफिजिक्स.org वेबसाइट पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी। आप इन पुस्तकों और ग्रंथों को अवश्य पढ़ें। बहुत सी शंकाओं का समाधान इनको पढ़ने से ही हो जाएगा। साथ ही आप दान करना ना भूलें, क्योंकि इन ग्रंथों को लिखने में आचार्य जी ने बहुत परिश्रम किया है। हालांकि सृष्टि उत्पत्ति का वैदिक विज्ञान वेदों और आर्ष ग्रंथों में सांकेतिक रूप में पहले से ही उपलब्ध है, फिर भी आप में से कुछ लोगों के लिए यह विषय नया हो सकता है और आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि सृष्टि उत्पत्ति के लिए तो पहले से ही संसार में प्रचलित सिद्धांत बिग बैंग का उपलब्ध है, तो फिर ये नया सिद्धांत वैदिक विज्ञान क्यों? तो इसीलिए आज हम मॉडर्न साइंस के सृष्टि उत्पत्ति के प्रसिद्ध सिद्धांत बिग बैंग की समीक्षा करेंगे। मॉडर्न साइंस के सृष्टि उत्पत्ति के सबसे प्रचलित सिद्धांत बिग बैंग के अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था। कोई नहीं जानता फिर क्या हुआ और यह ब्रह्मांड फैलता गया और यह फैलाव आज भी निरंतर जारी है। और इसी फैलाव के फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। इस फैलाव को देखने का श्रेय एडविन हबल नामक वैज्ञानिक को जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग के समय आयतन शून्य, ताप ऊर्जा और द्रव्यमान अनंत थे। क्या किसी पदार्थ का शून्य आयतन में होना संभव है? और उस शून्य आयतन में क्या ताप ऊर्जा और द्रव्यमान अनंत हो सकता है? एक उदाहरण से समझते हैं। एक समुद्र की कल्पना करते हैं। यदि मैं कहूं कि उस समुद्र में एक द्वीप है जिसका क्षेत्रफल शून्य है, ऐसा कहने से कि उस सागर के बीच शून्य क्षेत्रफल का द्वीप है, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि वहां पे कोई द्वीप है ही नहीं, सागर ही सागर है, पानी ही पानी है। इससे हमें यह पता चलता है कि शून्य आयतन का अर्थ होता है नथिंगनेस, एम्प्टीनेस। अब प्रश्न ये उठता है कि वैज्ञानिक प्रारंभिक ब्रह्मांड का द्रव्यमान तो अनंत मानते हैं, तो फिर उसका आयतन शून्य कैसे हो सकता है? मित्रों, विचार करें। क्या द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए स्पेस अर्थात अवकाश का होना आवश्यक नहीं है? द्रव्यमान के कंटेंट्स क्या होते हैं, उसका रूप क्या होता है? उसी प्रकार ऊर्जा का क्या स्वरूप है? क्या मॉडर्न साइंस को पता है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पुस्तकों ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम में बिग बैंग के समय ब्रह्मांड के एक जीरो साइज के पॉइंट में समाने की बात कही है। प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री प्रोफेसर आभास मित्रा जी ने अपने एक शोध पत्र, जो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ, में यह निष्कर्ष दिया कि कोई भी ब्लैक होल कभी भी शून्य आकार को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि ऐसा हुआ तो उसका द्रव्यमान भी शून्य हो जाएगा। अगस्त 2004 में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ वैदिक साइंस बेंगलोर में आचार्य जी ने अपने पत्र वाचन में यह सिद्ध किया कि शून्य आयतन में अनंत द्रव्यमान और ऊर्जा तो क्या, बल्कि थोड़ी भी द्रव्यमान और ऊर्जा का होना असंभव है। बिग बैंग थ्योरी के खंडन में आचार्य जी ने अपनी लिखी एक पुस्तक
16 अप्रैल 2006 को स्टीफन हॉकिंग को भी भेजी थी। इसके पश्चात दिनांक 16 दिसंबर 2006 को यरूशलेम विश्वविद्यालय में स्टीफन हॉकिंग ने अपने मत में आंशिक संशोधन करते हुए बिग बैंग को अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी में बताया। इससे संकेत मिलता है कि यहां पर स्टीफन हॉकिंग ब्रह्मांड को एक शून्य आयतन के स्थान पर पॉइंट साइज का मान रहे हैं, परंतु उसका कोई माप भी नहीं बताया है। इसके पश्चात जुलाई 2010 में स्टीफन हॉकिंग ने डिस्कवरी चैनल पर बिग बैंग पॉइंट का साइज एटम से भी सूक्ष्म बताया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शनै शनै स्टीफन हॉकिंग के मत में कुछ कुछ परिवर्तन आते गए और वो बिग बैंग पॉइंट को शून्य आयतन का कहने से बचने लगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रिचर्ड फेनमैन ने एनर्जी के लिए कहा था कि मॉडर्न साइंस को एनर्जी के स्वरूप की ठीक जानकारी नहीं है, अर्थात वर्तमान विज्ञान ये नहीं जानता कि ऊर्जा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। जब हम किसी पदार्थ का स्वरूप ही ठीक से नहीं जानते तो हम असंदिग्ध रूप से ये कैसे कह सकते हैं कि वह पदार्थ अनंत मात्रा में बिना किसी अवकाश के शून्य आयतन में अनंत मात्रा में उपलब्ध था। यहां पर कोई सज्जन यह तर्क दे सकते हैं कि किसी तरंग की आवृत्ति अनंत हो जाए और उसकी तरंग दैर्ध्य शून्य हो जाए तो उसकी ऊर्जा अनंत हो सकती है और उस तरंग को अवकाश या स्पेस की आवश्यकता नहीं होगी। यदि दुर्जनतोष न्याय से यह बात मान भी ली जाए कि ऊर्जा के लिए अवकाश की आवश्यकता नहीं है, तो क्या द्रव्यमान के लिए भी अवकाश की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि बिग बैंग सिद्धांत में तो शून्य आयतन में अनंत ऊर्जा के साथ अनंत द्रव्यमान की भी बात कही जाती है। और जो अनंत द्रव्यमान है वह द्रव्य का होगा या ऊर्जा का? यदि वह अनंत द्रव्यमान किसी द्रव्य का है, तब द्रव्य तो बिना अवकाश के कथमपि नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में शून्य आयतन में किसी द्रव्य का होना तो असंभव ही है। यहां पर यदि कोई यह माने कि द्रव्यमान द्रव्य का नहीं ऊर्जा का होता है, तब प्रश्न खड़ा होगा कि वर्तमान विज्ञान क्वांटा का विराम द्रव्यमान यानी रेस्ट मास शून्य मानता है। यहां शून्य द्रव्यमान के लिए क्वांटा का विराम अवस्था में होना अनिवार्य है। इसका तात्पर्य यह है कि गतिशील क्वांटा का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। अब हम शून्य आयतन में ऊर्जा पर विचार करते हैं। क्या वह ऊर्जा तरंग रूप में गतिशील अवस्था में थी या विराम अवस्था में? यदि गतिशील अवस्था में ऊर्जा को माने जो उसमें द्रव्यमान विद्यमान कर रही थी, तो क्या गतिशील अवस्था में ऊर्जा के होने के लिए अवकाश या स्पेस की आवश्यकता नहीं है? क्या बिना अवकाश के कोई तरंग गति कर सकती है? और यदि विराम अवस्था में माने तो क्या विराम अवस्था में क्वांटा या ऊर्जा का द्रव्यमान हो सकता है? यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न होता है, क्योंकि विराम अवस्था में वर्तमान विज्ञान ऊर्जा या क्वांटा का द्रव्यमान नहीं मानता, तो द्रव्यमान शून्य ही होगा। जब बिग बैंग समर्थकों से यह प्रश्न किया जाता है कि बिग बैंग से ठीक पहले क्या था, तो वह यह कहकर इस प्रश्न को व्यर्थ कह देते हैं कि बिग बैंग से पहले टाइम और स्पेस अर्थात काल और आकाश थे ही नहीं। यहां पर प्रश्न उठता है कि काल और आकाश के न होने से क्या अर्थ होता है? क्या वर्तमान विज्ञान आकाश और काल के स्वरूप को भी जानता है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स में कहते हैं कि इन द फर्स्ट प्लेस व्हाट डू वी इवन मीन बाय टाइम एंड स्पेस? These deep philosophical questions have to be analyzed very carefully in physics, and which is not very easy to do. जब काल और आकाश का स्वरूप ही हमें ठीक से नहीं पता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बिग बैंग से पहले इनका अभाव था? काल और आकाश के वो कौन से लक्षण हैं जो बिग बैंग से पहले अविद्यमान थे? तब आकाश और काल की अविद्यमानता हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं?
बिग बैंग क्यों हुआ? काल और आकाश की उत्पत्ति बिग बैंग के साथ कैसे और किसने की? महाविस्फोट किसमें हुआ? क्या शून्य में हुआ? किसी भी विस्फोट के होने से पहले वहां पर कुछ तो क्रिया होगी या गति होगी या हलचल होगी, और उस हलचल के होने में कुछ तो समय लगेगा। जब आकाश ही नहीं था, अवकाश ही नहीं था और समय भी नहीं था, काल भी नहीं था, तो फिर महाविस्फोट की कल्पना कैसे की जा सकती है? वर्तमान विज्ञान अनेक स्थिरांकों में स्वयं को ऐसा बंधक बना लेता है कि प्लांक टाइम, प्लांक लेंथ के आगे अपनी बुद्धि को अनावश्यक रूप से स्वयं ही असमर्थ मान लेता है। यह बड़े ही अज्ञानता की बात है। जहां हमारी तकनीक की सीमा ना हो, वहां तर्क का प्रयोग तो करना ही चाहिए। जिस स्थान में विस्फोट हुआ, जो बिग बैंग समर्थकों के मत में शून्य था, तो पदार्थ बिना अवकाश और बिना आकाश के किसमें फैला? वर्तमान विज्ञान के अनुसार किसी भी पदार्थ की गति प्रकाश की गति से अधिक नहीं हो सकती। पर यदि हम बिग बैंग सिद्धांत के पीछे की गणित को देखें, तो हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड के फैलने की गति प्रकाश की गति से अधिक आती है। इस दुविधा को मिटाने के लिए बिग बैंग समर्थक एक नई कल्पना प्रस्तुत करते हैं। इस विषय में अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक जॉन ग्रिबिन अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द फ्यूचर 10 क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स में लिखते हैं, इट इज द स्पेस इटसेल्फ दैट इज एक्सपेंडिंग, नथिंग इज ट्रेवलिंग थ्रू द स्पेस एट दैट स्पीड। इससे हमें यह पता चलता है कि स्पेस के प्रसार में सापेक्षता के नियम का उल्लंघन होता है, और हमें यह भी पता चलता है कि स्पेस एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आकुंचन और प्रसारण दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। अब यदि आकाश या स्पेस कोई पदार्थ है, तो क्या उसके लिए अवकाश का होना आवश्यक नहीं? क्या बिना अवकाश के कोई भी पदार्थ रह सकता है? या बिना किसी अवकाश के किसी पदार्थ का प्रसार हो सकता है? इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे कभी फर्श पर पानी गिर जाता है, तो हमें उसका प्रसार तभी समझ में आता है कि जब वहां पर एम्प्टीनेस हो, तो हमें पता चलता है कि जहां पहले पानी नहीं था, वहां पानी फ्लो करके पहुंच गया। जिस बिंदु विशेष में महाविस्फोट हुआ, यदि उसके बाहर एम्प्टीनेस नहीं थी, तो आकाश का प्रसार कैसे हुआ? और यदि यह कहा जाए कि बिग बैंग के समय आकाश और काल दोनों की अविद्यमानता थी, तो बिग बैंग के साथ ये दोनों अकस्मात कैसे विद्यमान हो गए? क्या यह अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं? क्या यहां पे कॉज एंड इफेक्ट रूल का उल्लंघन नहीं हो रहा? दूसरी ओर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित स्टीवन वीनबर्ग जैसे वैज्ञानिक बिग बैंग सिद्धांत का एक बहुत ही पृथक और नवीन स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इसमें शून्य आयतन में अनंत द्रव्यमान, अनंत ऊर्जा जैसी कोई चर्चा नहीं है। उनके अनुसार सर्वत्र एक साथ अकस्मात असंख्य विस्फोट होकर पदार्थ में विक्षोभ और संघर्षण होता है। जो रेडशिफ्ट एडविन हबल द्वारा देखी गई थी, वे उस रेडशिफ्ट का कारण ब्रह्मांड के प्रसार के कारण उत्पन्न हुए डॉपलर इफेक्ट को भी नहीं मानते हैं। यदि हम बिग बैंग सिद्धांत के पीछे की गणित को देखें, तो हम ऊर्जा और द्रव्य के संरक्षण सिद्धांत का भंग होना भी देखेंगे। ऐसे अनेक प्रश्न बिग बैंग सिद्धांत पर उठते हैं जिसके उत्तर बिग बैंग समर्थकों के पास नहीं है। समय के अभाव के कारण उन सारे प्रश्नों पर चर्चा हम इस वीडियो में नहीं कर सकते, पर ऐसे अनेक प्रश्न आपको परिचय वैदिक भौतिकी और वेद विज्ञान आलोक पुस्तक में मिल जाएंगे। अभी तक हमने जितनी चर्चा करी, इससे हमें यह पता चलता है कि वर्तमान विज्ञान को सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था के बारे में भरपूर जानकारी नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि यह चर्चा क्यों आवश्यक है? सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था के बारे में क्यों जानना चाहिए? यदि हमें किसी भी वस्तु के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए
कि वह वस्तु किन पदार्थों से बनी है। इस उदाहरण से समझते हैं। यदि हमें किसी भवन निर्माण की प्रक्रिया को समझना है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वह भवन किन पदार्थों से बना है और उस भवन के बनने से पहले वहां क्या था, वहां की भूमि कैसी थी, किन पदार्थों का उपयोग उस भवन के निर्माण में हुआ है। उसी प्रकार यदि हमें सृष्टि को जानना है, तो हमें सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था को जानना बहुत अनिवार्य है और उसके मूल उपादान कारण प्रकृति को जानना बहुत आवश्यक है। प्रकृति के विषय में हम चर्चा आने वाले वीडियोस में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय मां वेद भारती।